गुड इवनिंग गाइस। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ रामाइस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो जो हम नेट जेआरएफ के बारे में बात कर रहे थे। नेट जेआरएफ में हमने सिलेबस के बारे में बात करी थी कि इसमें दो पेपर होते हैं और फर्स्ट पेपर जो होता है वो जनरल स्टडीज का होता है और जो सेकंड पेपर होता है वो आपका सब्जेक्ट से होता है। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर ऐसा है कि जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होता है, जैसे आपका हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो और या फिर हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में होता है तो वही सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना होता है जब आप नेट जेआरएफ का फॉर्म भरते हैं। तो यहाँ पर जो है जो सब्जेक्ट से आपका पेपर होता है तो सब्जेक्ट में जो हिंदी आती है, मतलब हिंदी का जो पेपर होता है, हिंदी साहित्य जो सब्जेक्ट होता है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जो पहला लेक्चर था हमने उसमें बात करी थी हिंदी भाषा के विकास के बारे में कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है, कहाँ से हुआ है, ठीक है, इसके बारे में हमने बात करी थी। और ये जो है आज का हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में। इसके साथ साथ हमने ये भी बात करी थी कि टॉपिक वाइज जैसे हमने सिलेबस में देखा था कि 10 यूनिट होते हैं। 10 यूनिट में जो हमारा पहला यूनिट है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमने ये भी बात करी थी कि जब मतलब यूनिट वाइज जैसे ये खत्म होते जाएगा तो हम इनके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो और जैसे ही आपका एग्जाम टाइम आ जाएगा, मतलब एग्जाम जैसे आपका पास में आ जाएगा तो लगभग एक डेढ़ महीने पहले से हम इसकी जो टेस्ट सीरीज है वो भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हम देखेंगे सबसे पहले आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की बात करें तो आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास जो है वो अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश जो शैली है अपभ्रंश से हुआ है। सर्वप्रथम इसका जो विकास है 1880 ईस्वी में आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण हार्डनेले ने किया था। हार्डनेले ने किया था। कुछ इनके आधार पर, यानी कि हार्डले के आधार पर आर्य भाषाओं का वर्गीकरण है कि इनने कैसे किया है। तो जैसे हम वर्ण की यहाँ पर बात करें तो पूर्वी गौड़ियन के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, पश्चिमी गौड़ियन के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, उत्तरी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। तो पूर्वी गौड़ियन की अगर यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं तो जैसे पूर्वी हिंदी हो गया आपका, पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी और उड़िया, ये जो है ये पूर्वी गौड़ियन के अंतर्गत आती हैं। पश्चिमी गौड़ियन की बात करें तो यहाँ पर पश्चिमी हिंदी आपकी राजस्थानी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी ये पश्चिमी गौड़ियन के अंतर्गत आती हैं। वहीं उत्तरी गौड़ियन की बात करें तो गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी ये जो है उत्तरी गौड़ियन के अंतर्गत आती हैं। दक्षिणी गौड़ियन के अंतर्गत मराठी मराठी भाषा आती है। हार्डले ने मध्य देश तथा केंद्र के आर्य को भीतरी आर्य कहा है और चारों ओर फैले हुए आर्य को क्या कहा है? बाहरी आर्य कहा है, ठीक है। ये हमने देखा हार्डले के अनुसार आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। अब जो है हम इनको एक एक करके आगे देखने वाले भी हैं कि कौन सी भाषा कहाँ पर, किस क्षेत्र में, कितने क्षेत्रों में बोली जाती है, इसकी भी बात हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है हम जॉर्ज गियर्सन के लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में जो मतलब प्रयोग की गई भाषा है जो दिखाया गया है, तो उसकी अगर हम बात करें तो बाहरी उपशाखा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो बाहरी उपशाखा की बात करें तो बाहरी उपशाखा में आपका हो गया उत्तर पश्चिमी समुदाय हो गया, दक्षिणी समुदाय हो गया, पूर्वी समुदाय हो गया। उत्तर पश्चिमी समुदाय जो है उसके अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं तो लहंदा हो गया आपका, लहंदा और सिंधी, ये उत्तर पश्चिमी समुदाय के अंतर्गत आती है। वहीं दक्षिणी समुदाय में जो है आपका मराठी हो गया, मराठी हो गया। पूर्वी समुदाय की बात करें तो उड़िया भाषा आपकी हो गई, बिहारी हो गई और बंगला हो गई, असमिया, ये जो है ये आपकी बाहरी उपशाखा के अंतर्गत आती हैं। सेकंड है मध्य उपशाखा। मध्य उपशाखा में आपकी जो एक भाषा आती है मध्यवर्ती समुदाय के अंतर्गत पूर्वी हिंदी।
वहीं भीतरी उपशाखा की बात करें तो भीतरी उपशाखा के अंतर्गत दो समुदाय आते हैं। पहला जो है केंद्रीय समुदाय, यानी कि भाषा का जो केंद्रीय समुदाय है कौन सा है, और सेकंड जो है वो पहाड़ी समुदाय। केंद्रीय समुदाय के अंतर्गत कुछ भाषाएं कुछ बोलियां आती हैं, जैसे आपका हो गया पश्चिमी हिंदी हो गई, पंजाबी हो गई, भीड़नी हो गई, राजस्थानी, खानदेशी, गुजराती, ये जो है ये आपकी केंद्रीय समुदाय के अंतर्गत भाषाएं आती हैं, बोलियां आती हैं। वहीं पहाड़ी समुदाय के अंतर्गत अंतर्गत जो है आपका हो गया पूर्वी पहाड़ी या फिर हम कह सकते हैं नेपाली, और वहीं मध्य पहाड़ी या फिर केंद्रीय पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी, ये जो है ये आपकी पहाड़ी समुदाय के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डॉक्टर कुछ विचारक हैं, कुछ लेखक हैं, इनके अनुसार जो भाषाएं हैं, तो इनके अनुसार भाषाओं का उच्चारण कैसे किया गया है, वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो हम डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार अगर हम देखें तो डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने ध्वनि और व्याकरण को आधार बना करके गियर्सन का जो वर्गीकरण है तो इन्होंने आलोचना की है। इनके अनुसार हम डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार अगर हम देखें भाषाओं का वर्गीकरण है उदीच्य के अंतर्गत सिंधी, लहंदा, पंजाबी भाषाएं यानी कि पंजाबी बोलियां आ जाती हैं आपकी। प्रतीच्य के अंतर्गत राजस्थानी, गुजराती भाषाएं आ जाती हैं। मध्यदेशी के अंतर्गत आपकी पश्चिमी हिंदी आ जाती है। वहीं प्राच्य पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बिहारी, असमिया, बांग्ला और उड़िया आ जाती हैं। दक्षिणात्य के अंतर्गत आपकी मराठी आ जाती है। तो ये जो है ये हमने भाषा के उच्चारण के बारे में जो है वर्गीकरण के बारे में हमने डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार देखा। अब जो है हम देखते हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और सुनीत कुमार चटर्जी के वर्गीकरण में सुधार कर ये जो है कुछ प्रयोग करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। उदीच्य के अंतर्गत डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार अगर हम देखें तो उदीच्य में जो है सिंधी, लहंदा और पंजाबी भाषाएं आ जाती हैं। ठीक है। अब जो है हम आगे देखें मध्य देशी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, ये जो है मध्य देशी के अंतर्गत आ जाती हैं। प्राच्य के अंतर्गत जो है आपकी उड़िया हो गई, असमिया हो गई और बंगला, ये प्राच्य के अंतर्गत आ जाती हैं। और दक्षिणात्य के अंतर्गत आपकी आ जाती है मराठी। ठीक है। अब जो है अब हम देखते हैं हरदेव बाहिरी के वर्गीकरण, मतलब इनने कैसे, हरदेव बाहिरी जो है इनने भाषाओं का वर्गीकरण कैसे किया है। हिंदी वर्ग की बात करें तो हिंदी वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, हिंदीतर वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो इसकी बात करें तो हिंदी वर्ग के अंतर्गत आपके जो क्षेत्र हैं, आपकी जो भाषाएं हैं, जैसे मध्य पहाड़ी हो गया, राजस्थानी हो गया, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, ये जो है ये आपकी हिंदी वर्ग के अंतर्गत आती हैं। हिंदीतर के अंतर्गत जो है पश्चिमी हिंदीतर के अंतर्गत जो आपके कुछ क्षेत्र आते हैं, जैसे पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी। पश्चिमी में जो है आपकी पंजाबी भाषा हो गई और सिंधी हो गई, गुजराती, ये जो है ये आपकी पश्चिमी के अंतर्गत आती हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। दक्षिणी के अंतर्गत जो है सिंहली और मराठी, ये दक्षिणी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। पूर्वी की बात करें तो पूर्वी में है आपका उड़िया हो गया, बंगला, असमिया, ये जो है ये आपकी पूर्वी के अंतर्गत आती है। इनका जो वर्गीकरण है ये जो हमने वर्गीकरण देखा हरदेव बाहिरी के अनुसार देखा। अब जो है हम देखें प्रमुख आधुनिक आर्य भाषाओं की विशेषताएं। इनकी विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले हम लहंदा की बात करें तो इसका प्रयोग कहाँ से हुआ है, इसकी लिपि क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका कैसे उच्चारण किया जाता है, इसके बारे में बात करें। तो लहंदा की बात करें तो लहंदा का जो अन्य नाम है तो जैसे हिंद की, जट की, मुल्तानी, चिभाली और पोठवाड़ी, ये जो है ये लहंदा के अन्य नाम है। और इसकी जो लिपि है वो लंडा यानी कि शारदा लिपि की एक उपशाखा है। और लहंदा का शाब्दिक अर्थ जो है पश्चिमी होता है। ये जो हमने लहंदा के बारे में देखा। वही पंजाबी की अगर बात करें तो इसकी लिपि जो है लंडा थी पंजाबी की, जिसमें सुधार करके गुरु अंगद जो है यानी कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो सिखों के जो 10 गुरु हैं तो उनमें से जो ये गुरु अंगद हैं, तो गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि बनाई है, यानी कि इसका जो पहला नाम था पंजाबी का, पहली लिपि थी इसकी जो पहले जो थी
लंडा थी, और इसमें इनने सुधार करे करके गुरु अंगद ने क्या करी है, गुरुमुखी लिपि बनाई है। पंजाबी की कुछ बोलियां हैं, जैसे माझी हो गया, डोंगरी हो गया, दोआबी, राठी, ये जो है पंजाबी की बोलियां हैं। वहीं सिंधी की बात करें तो सिंधी में आपका हो गया, जैसे ये जो सिंधी भाषा है, तो ये सिंधु नदी के दोनों किनारों तक बोली जाती है। इसकी अपनी लिपि लंडा थी, लेकिन यह गुरुमुखी और फारसी में भी लिखी जाती है। इसके अंतर्गत कुछ बोलियां हैं, जैसे इसकी जो सिंधी की, तो बिचौली हो गया आपका, बिचौली, लासी, सिराइकी, थरेली, लाड़ी, ये जो है ये आपकी सिंधी की बोलियां हैं, सिंधी की बोलियां हैं। आगे हम बात करें गुजराती। गुजराती के बारे में हम बात करें तो इसकी जो लिपि है, इसकी लिपि गुजराती के नाम से ही जानी जाती है। गुजराती कैथी से मिलती जुलती लिपि लिखी जाती है, इसमें सिरोरेखा नहीं होती है गुजराती में। वहीं मराठी भाषा की बात करें, मराठी की, तो मराठी में जो है मराठी के अंतर्गत कुछ बोलियां बोली जाती हैं, जैसे आपका कोंकणी हो गया, नागपुरी हो गया, कोष्ठी और महारी, ये जो है ये आपके मराठी के अंतर्गत बोलियां बोली जाती हैं। और इसकी लिपि जो है मराठी की, तो लिपि जो है वो देवनागरी है, लेकिन कुछ लोग जो है वो मोंडी लिपि का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो है मराठी के अंतर्गत मतलब देवनागरी भी आ सकता है, या फिर ऐसा आ सकता है कि इसका दूसरा नाम नाम क्या है। तो इसका जो दूसरा नाम है, मोंडी लिपि भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वहीं असमी की बात करें तो असमी में है आपका मुख्य बोली विष्णुपुरिया, और लिपि बांग्ला है इसकी, असमी की। बांग्ला की हम बात करें तो बांग्ला प्राचीन देवनागरी से विकसित लिपि बांग्ला में लिखी जाती है। उड़िया जो है, उड़िया प्राचीन उत्कल तथा उड़ीसा की भाषा है उड़िया। उड़िया की लिपि जो है वो ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित हुई है। इसके अंदर कुछ बोलियां हैं, जैसे प्रमुख बोलियों की अगर हम बात करें तो गंजाबी, गंजामी, संबलपुरी और भत्री, ये जो है ये उड़िया की बोलियां हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी के भौगोलिक विस्तार एवं विविध रूप के बारे में। हिंदी का विस्तार कहाँ से हुआ है, और किन किन क्षेत्रों में इसका मतलब है, क्या क्या नाम से कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर देखें हिंदी के अगर हम भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं यहाँ पे, तो भाषा वैज्ञानिक भाषा और बोली के बीच एक वर्ग को स्वीकारते हैं, जिनमें से जिसको हम उपभाषा कहते हैं। हिंदी भाषा का वर्गीकरण 5 उपभाषाओं में किया गया है। इन उपभाषाओं तथा बोलियों को आरेख के माध्यम से हम समझेंगे। ये जो 5 उपभाषाएं हैं, इसके अंतर्गत कुछ जो 5 उपभाषाओं के अंतर्गत कुछ क्षेत्र भी हैं, जहाँ पर मतलब इनके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन सी भाषाएं कहाँ कहाँ पर बोली जाती हैं, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखें हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियों के बारे में। हिंदी की उपभाषाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे शौरसेनी अपभ्रंश के बारे में। हम देखेंगे कि इसके ये जो शौरसेनी अपभ्रंश है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी उपभाषाएं आती हैं, इन उपभाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, और इन बोलियों के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ पर ये बोलियां बोली जाती हैं, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो शौरसेनी अपभ्रंश के जो है वो 3 क्षेत्र हैं, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी। राजस्थानी हिंदी जो है इसमें आपके आगे हम देखेंगे, इनको हम एक एक करके देखेंगे। तो राजस्थानी हिंदी जो है, तो इसमें टावर की बहुलता होती है, और इसके अंतर्गत जो क्षेत्र हैं, कुछ क्षेत्र हैं राजस्थानी के अंतर्गत, बोलियां जो हैं जैसे मारवाड़ी हो गया आपका, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी या ढोढ़ानी, ये जो है ये आपके राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत ये बोलियां बोली जाती हैं। और इन बोलियों के अंतर्गत भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये भाषाएं बोली जाती हैं। तो मारवाड़ी की अगर हम क्षेत्रों की बात करें, तो मारवाड़ी का जो क्षेत्र है, तो आपका जैसे जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, बुरू, नागौर, पाली और वाडमेट, पाकिस्तान की सिंध प्रांत के पूर्वी भाग में भी ये मारवाड़ी भाषा बोली जाती है, मारवाड़ी बोली बोली जाती है।
वहीं मालवी की बात करें तो मालवी जो है आपका उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद, प्रतापगढ़, गुना, नीमच, टोंक, यहाँ पर जो है ये मालवी बोली जाती है। मेवाती की बात करें तो मेवाती जो है आपका अलवर, गुड़गांव और भरतपुर में बोली जाती है। जयपुरी या ढूढ़ानी की बात करें तो ये जो है आपका हड़ौती, कोटा, बूंदी, बारन और झालावाड़, यहाँ पर जो है ये आपके राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी या फिर हम कहें ढूढ़ानी, तो इसके अंतर्गत ये क्षेत्र हैं। मतलब इन बोलियों, ये जो बोलियां हैं तो इन इन क्षेत्रों में बोली जाती हैं। अब हम बात करें पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत दो क्षेत्र हैं, कुमायूनी और गढ़वाली। कुमायूनी और गढ़वाली जो है, कुमायूनी के अंतर्गत जो क्षेत्र हैं, मतलब ये जो बोलियां हैं, हाँ, तो नैनीताल हो गया, जैसे आपका अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, यहाँ पर जो है कुमायूनी बोली बोली जाती है। गढ़वाली में जो है आपका जैसे गढ़वाल हो गया, टिहरी, चमोली और उत्तरकाशी के आसपास के क्षेत्र, यहाँ पर जो है आपकी गढ़वाली बोली बोली जाती है। वहीं हम पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी में आपके कुछ क्षेत्र आ जाते हैं, जैसे कुछ बोलियां आ जाती हैं। ब्रजभाषा हो गया आपका, जैसे कन्नौजी, बुंदेली, कौरवी या फिर हम कहें खड़ी बोली, कौरवी को खड़ी बोली भी बोलते हैं। दक्षिणी और हरियाणवी, इन ये जो ब्रज भाषा है तो ब्रज भाषा तीन क्षेत्रों में बोली जाती है, मतलब तीन राज्यों में। जैसे आपका हो गया उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है। मध्य प्रदेश के भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है। राजस्थान के भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे आपको पता ही होगा, ब्रज भाषा का जो क्षेत्र है, जैसे आपका मथुरा हो गया, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा और बदायूं, बरेली, यहाँ पर जो है ये जो है आपका ब्रज भाषा बोली जाती है, ब्रज भाषा बोली जाती है। मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, जैसे ग्वालियर का पश्चिमी भाग जो है, यहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है। राजस्थान में आपका भरतपुर, करौली और धौलपुर, जयपुर का पूर्वी भाग, यहाँ पर भी क्या है आपका ब्रज भाषा बोली जाती है। अब हम कन्नौजी के क्षेत्रों की बात करें तो कन्नौजी में आपका फर्रुखाबाद हो गया, जैसे कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, इटावा और शाहजहांपुर, यहाँ पर जो है कन्नौजी भाषा बोली जाती है, कन्नौजी बोली बोली जाती है। बुंदेली में आपका झांसी हो गया, जालौन, हमीरपुर, बांदा और छतरपुर, सागर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा और नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद। बुंदेली जो है यहाँ पर एमपी के भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे जिले हैं, और यूपी के भी कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पर बुंदेली बोली जाती है। जैसे ये छतरपुर हो गया है आपका, और छतरपुर, सागर, ग्वालियर, भोपाल, होशंगाबाद, तो ये जो है ये आपके एमपी के क्षेत्र हो जाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करें कौरबी या फिर हम कहें खड़ी बोली। खड़ी बोली जो है ये आपके रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून, अंबाला, मुजफ्फरनगर, पटियाला के पूर्वी भाग में खड़ी बोली बोली जाती है। हरियाणवी जो है आपका दिल्ली, कुरुक्षेत्र, करनाल, जिंद और हिसार, रोहतक, नाभा, पटियाला, यहाँ पर जो है ये आपकी हरियाणवी बोली बोली जाती है। वहीं दक्षिणी की बात करें तो दक्षिणी में आपका आ जाता है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, बरार और मुंबई, यहाँ पर जो है आपकी दक्षिणी हिंदी बोली बोली जाती है। ठीक है, आगे हम बात करें अर्धमागधी। ये जो है हमने बात करी अपभ्रंश के बारे में, अपभ्रंश में जो है सौरसेनी अपभ्रंश के बारे में बात करी हमने। अब हम देखते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश के बारे में। अर्धमागधी अपभ्रंश में जो है आपका पूर्वी हिंदी आता है। पूर्वी हिंदी में जो क्षेत्र हैं, जो बोलियां बोली जाती हैं, जैसे आपका अवधी हो गया, बघेली हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया। अवधी के अंतर्गत भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अवधी बोली बोली जाती है। जैसे हम देखें अयोध्या, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर और प्रतापगढ़, बाराबंकी, यहाँ पर जो है आपकी इन क्षेत्रों में अवधी बोली बोली जाती है।
बघेली की बात करें तो बघेली में आपका हो गया मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बघेली बोली जाती है। जैसे मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र हैं दमोह हो गया, जबलपुर, रीवा, मुंडला और बालाघाट, यहाँ पर जो है बघेली बोली बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर आदि जिलों के कुछ भाग जो हैं यहाँ पर भी बघेली भाषा बघेली बोली बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी में पूर्वी हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ी बोली बोली जाती है। तो सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग और नंदगांव, कांकेर, रायपुर, खौरागढ़ और खैरागढ़ और कोरिया, यहाँ पर जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ी बोली बोली जाती है। अब हम बात करें बिहारी हिंदी के बारे में। बिहारी हिंदी के 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बिहारी भाषा बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो क्षेत्र हैं यहाँ पर बिहारी बोली बोली जाती है। जैसे भोजपुरी हो गया आपका, भोजपुरी हो गया, मगही हो गया या फिर मागधी भाषा हम कह सकते हैं, मागधी बोली, मैथिली हो गया। भोजपुरी के अंतर्गत भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे 3 राज्य हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश के भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है। बिहार के भी कुछ क्षेत्र हैं और झारखंड की भी यहाँ पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर भोजपुरिया बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में जैसे आपका हो गया वाराणसी, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, महाराजगंज, मऊ, चंदौली, संत कबीर नगर और सोनभद्र, कुशीनगर या फिर हम कहें पड़रौना नाम से भी जानते हैं, जौनपुर, मिर्जापुर, बस्ती जिले का पूर्वी भाग, यहाँ पर जो है ये आपकी भोजपुरी बोली बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के ये क्षेत्र हैं। बिहार में जो है आपका छपरा हो गया, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, भभुआ और रोहतास, सासाराम, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, यहाँ पर जो है भोजपुरिया बोली बोली जाती है। और झारखंड के भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर भोजपुरिया बोली बोली जाती है, जैसे रांची, पलामू, यहाँ पर जो है भोजपुरिया बोली जाती है। वहीं हम मगही की बात करें तो मगही में आपका हो गया बिहार, झारखंड। बिहार में जो है बिहार के भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मगही बोली बोली जाती है, जैसे पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद और नालंदा, नवादा, जमुई, शेखपुरा, औरंगाबाद, लखीमसराय और भागलपुर, यहाँ पर जो है मगही बोली बोली जाती है। झारखंड के ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर मगही बोली जाती है, पलामू और हजारीबाग। मैथिली में जो है पूर्वी मैथिली का जो क्षेत्र है पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, उत्तरी संथाल, परगना, मालदह, दिनाजपुर, तिरहुत और सब डिवीजन और ये जो है सब्सिडी डिवीजन के जो क्षेत्र हैं, मतलब नेपाल के आसपास के जो तराई के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी ये मैथिली भाषा बोली जाती है, मैथिली बोली बोली जाती है। आगे हम बात करें राजस्थानी के अंतर्गत, हमने इनको एक एक करके पहले हमने देखा हिंदी के उपभाषाओं के अंतर्गत, इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इसके बारे में हमने बात करी। अब जो है हम इनको एक एक करके देखने। सबसे पहले हम राजस्थानी हिंदी की बात करें, राजस्थानी हिंदी उपभाषा की, तो राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत जो है राजस्थानी हिंदी उपभाषा जो है राजस्थानी, मालवा जनपद और सिंधी मतलब सिंध के कुछ क्षेत्र तक ये फैली हुई है। इसका जो मतलब इसको बोलने वाले जो मतलब लोगों की अगर संख्या को देखें या फिर हम क्षेत्रों की बात करें तो इसको लगभग 4 करोड़ लोग बोलते हैं। राजस्थानी हिंदी भाषा में टावर की बहुलता होती है। मराठी प्रयुक्त ठा ध्वनि भी इसमें प्रयुक्त होती है। इसमें पुल्लिंग एकवचन शब्द प्रायः उकारांत होते हैं, जैसे हम देखिए हुक्को, तारो आदि। ये जो है ये राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत हमने बात करी। अब जो है हम देखेंगे राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं, हमने ऑलरेडी इसकी चर्चा करी है कि कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। जैसे आपका मारवाड़ी हो गया और मालवी हो गया, मेवाड़ी हो गया और मेवाती हो गया और जयपुरी या फिर हम कहें ढोड़ानी। मारवाड़ी के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं इसके बारे में हमने चर्चा करी है।
तो मारवाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थानी हिंदी की चारों बोलियों में जो मारवाड़ी है वो सबसे प्रसिद्ध, यानी कि हम कहें प्रमुख बोली है। मेवाड़ी, सिरोही, बागड़ी, थली, शेखावटी और मारवाड़ी की ये जो बोलियां हैं, पुरानी मारवाड़ी को ही डिंगल कहा जाता है। ये जो डिंगल और पिंगल हैं, इनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। और साथ ही यहाँ पर जो है मीरा के पद हैं, मतलब कुछ मीरा के जो पद हैं ब्रज भाषा में हैं और कहीं कहीं पर हमें मारवाड़ी बोली में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमने देखा मारवाड़ी के अंतर्गत। अब हम बात करें जयपुरी के अंतर्गत। तो जयपुरी में जयपुर का जो पुराना नाम है जयपुरी या फिर ढूढ़ानी हमने बात करी है। तो जयपुरी का जो पुराना नाम था ढूढ़ान था, इसी कारण से जयपुरी को ढूढ़ानी नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मारवाड़ी में ढा के स्थान पर ना का प्रयोग अधिक दिखाई देता है, जैसे मणे का हो जाता है मने, तूणे का हो जाता है तूने, वाणे का हो जाता है वाने। तो इसमें जो है रा के स्थान पर ना का प्रयोग अधिक मात्रा में दिखाई देता है। ठीक है, अब जो है हम आगे बात करें मालवी। मालवी में जो कुछ क्षेत्र हैं इसके बारे में हमने बात करी है। तो मालवी की अगर हम बात करें तो लंबे समय तक उज्जैन के आसपास का जो क्षेत्र है तो वहाँ पर मालव या फिर हम कहें मालवा नाम से प्रसिद्ध रहा है। इस कारण से यहाँ की जो बोली है वो मालवी कहलाई है। सोड़वाड़ी, रागड़ी, पाटवी और रतलामी आदि जो हैं ये मालवी की प्रमुख बोलियां हैं, उपबोलियां हैं। इसमें शब्द के शुरू के अक्षर में स्वर का दीर्घीकरण किया जाता है, जैसे लकड़ी का लाकड़ी हो गया, कपड़ा का कापड़ा हो गया। ऐसे मतलब इसका जो मतलब आ जो स्वर है, आ ध्वनि जो है, इसका यहाँ पर प्रयोग हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करें मेवाती के बारे में। मेवाती की बात करें तो मेवाती बोली जो है वो माओ जाति के निवास स्थान मेवात क्षेत्र की बोली है। मेवाती की एक मिश्रित उपबोली जो है वो अहिरवाटी है, जो कि गुड़गांव, दिल्ली, करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। राठी, नहरें, कठर, गुजरी आदि जो हैं ये मेवाती की मुख्य उपबोलियां हैं। आगे हम बात करें बिहारी हिंदी के अंतर्गत। अभी जो है हमने बात करी राजस्थानी हिंदी के बारे में। अब हम बात करें बिहारी के बारे में। देखिए ये जो जितनी भी उपभाषाएं हैं इसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा करी है कि इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ पर, मतलब कौन कौन से क्षेत्र हैं। इसकी हम लिपि और इसके मतलब उपभाषाएं जो हैं, इसकी जो उपबोलियां हैं, इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो बिहारी हिंदी की बात करें तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 क्षेत्र आते हैं, हमने बात करी थी। जैसे भोजपुरी हो गया है आपका, और मगही हो गया, और मागधी हो गया। ऐसे जो क्षेत्र हैं हमने इसकी बात करी है। तो अगर हम बिहारी हिंदी की बात करते हैं तो इस उपभाषा में 3 प्रमुख बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली। भोजपुरी जो है ये आपकी भोजपुरी का भोजपुरी का बोली जो है, भोजपुरी बोली के अर्थ में सर्वप्रथम इसका प्रयोग जो है 1789 में राजा चेतन सिंह के सिपाहियों के द्वारा ये बोली गई थी। बिहारी हिंदी उपभाषा की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली जो है वो भोजपुरी है। और भोजपुरी जो है ये मतलब भारत के बाहर भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, मतलब कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर भोजपुरिया काफ़ी प्रसिद्ध है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये प्रचलित है। इसे जो भोजपुरी है तो लोक प्रचलन की दृष्टि से ये जो है ये हिंदी के सबसे प्रसिद्ध या फिर हम कहें सबसे बड़ी बोली है भोजपुरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है भोजपुरी मतलब बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। ये आ भी सकता है एग्जाम में, यहाँ पर जैसे भारत के बाहर के मतलब कौन कौन से क्षेत्र हैं, कहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है। तो मॉरिशस, फिजी आदि मतलब ऐसे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मतलब भारत के बाहर के जो क्षेत्र हैं जहाँ पर भोजपुरिया काफ़ी प्रसिद्ध है। आगे हम बात करें भिखारी ठाकुर जो हैं, भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। ये यहाँ पर जो है ये चीज़ बहुत यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। इन्होंने विदेशिया सहित 12 नाटकों की रचना करी है। वही हम बात करें मगही के बारे में तो मगही या मागधी का अर्थ जो है मगध की भाषा,
मगही शब्द मागधी का विकसित रूप है। मगही का परिनिष्ठित रूप गया जिले में प्रयुक्त होता है। मगही में पर्याप्त लोक साहित्य उपलब्ध है। गोपी चंद्र और लोरिक के लोकगीत प्रसिद्ध हैं। अधिकरण कारण कारक में मो का प्रयोग जो है मो का प्रयोग तथा सर्वनाम में आप का प्रयोग होता है। देखिए इतना डिटेल में इतना मतलब ये जो इसकी मुख्य मुख्य चीज़ें हैं, मेन मेन चीज़ें हैं, वो आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैथिली के बारे में। मैथिली की बात करें तो मैथिली का उद्भव जो है मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप में हुआ है। मिथिला की बोली को मैथिली कहा जाता है। उत्तरी मैथिली, दक्षिणी मैथिली, पूर्वी मैथिली, पश्चिमी मैथिली, छिका छिकी और जोल्हा बोली मैथिली की 6 ये बोलियां हैं। साहित्यिक दृष्टि से मैथिली बिहारी की सबसे संपन्न बोली है। और जो मैथिली है तो इसमें छ और ला ध्वनियों का अत्यधिक प्रयोग होता है। मतलब कोई भी जैसे कोई भी बोली बोली जाती है या फिर कोई भी मतलब शब्द बोला जाता है तो उसमें छ और ला की मतलब अधिकता ज़्यादा रहती है। ठीक है, छ और ला की बहुलता ज़्यादा रहती है। आगे हम बात करें पहाड़ी हिंदी के बारे में। पहाड़ी हिंदी की अगर बात करें तो पहाड़ी हिंदी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों मुख्यतः जैसे हम देखें कुमायूं तथा गढ़वाल में बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी पर आर्य भाषा, संस्कृत, तिब्बती, चीनी तथा खस का भी प्रभाव दिखता है। इसकी साहित्यिक परंपरा नहीं मिलती है, लेकिन इस उपवर्ग की बोलियों में सानुनासिक स्वरों की प्रधानता होती है। इसमें जो है इसकी बोलियां जो हैं उकारांत जैसे हम देखें घोड़ो, कालो, चल्यो आदि ये जो हैं ये मतलब ओकारांत की अधिकता होती है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 क्षेत्र आते हैं, कुमायूनी और गढ़वाली। कुमायूनी की बात करें तो कुमायूनी में जैसे आपके जो क्षेत्र हैं हमने इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा करी है। तो कुमायूनी जो है आपका जैसे नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ क्षेत्र की पारंपरिक पिथौरागढ़ क्षेत्र का जो पारंपरिक नाम कुर्मांचल है, इसे कुमायूं भी कहते हैं। इसकी बोली जो है वो कम कुमायूनी है। गढ़वाली की बात करें तो 52 गढ़ियों में बटे होने के कारण केदारखंड क्षेत्र को गढ़वाल कहा जाता है और यहाँ की जो बोली है वो क्या है, गढ़वाली कहलाती है। उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाली की बोली गढ़वाली का आदर्श रूप मानी जाती है। तो ये जो है हमने देखा पश्चिमी पहाड़ी हिंदी के बारे में। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 क्षेत्र आते हैं, कुमायूनी और गढ़वाली। इसके बारे में हमने चर्चा करी। अब जो है हम देखेंगे पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी की बात करें तो पूर्वी हिंदी का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। मतलब 3 क्षेत्र हैं इसके अंतर्गत, हमने इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा करी है। पूर्वी हिंदी में जो औधी मतलब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो क्षेत्र हैं, पूर्वी हिंदी का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसमें प्राचीन समय में जिस क्षेत्र को उत्तरी कौशल तथा दक्षिणी कौशल कहा जाता है, वही क्षेत्र जो है वो आज हमें पूर्वी हिंदी का क्षेत्र मतलब हम कहते हैं। इसकी सीमाओं का निर्धारण कानपुर से लगा करके मिर्जापुर तथा लखीमपुर से बस्तर तक किया जाता है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां बोली जाती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी का जो क्षेत्र है अवध क्षेत्र में बोली जाती है। अवध अयोध्या का तद्भव रूप है। इस बोली के जरिए कोशली बैसवाड़ी शब्दों का भी प्रयोग होता है। अब हम आगे देखें बघेली। देखिए जितनी भी ये भाषाएं हैं मतलब इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मेन मेन मतलब ऐसी जो चीज़ें हैं वो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो उनको आपको ध्यान रखना है। और बाकी मतलब जो जैसे जब भी आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। आगे जो है हम इनके प्रश्नों के मतलब जो प्रश्न हैं वो हम सॉल्व भी करवाएंगे। तो बघेली के अंतर्गत जो बघेली का जो क्षेत्र है हमने ऑलरेडी बात करी है। तो रीवा के आसपास का क्षेत्र बघेल राजपूतों के वर्चस्व के कारण बघेल खंड कहलाया है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर बोली जाने वाली बोली बघेल खंड या फिर हम कहें बघेली कहलाई। छत्तीसगढ़ी की बात करें तो छत्तीसगढ़ी बोली वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य की भाषा है।
इतिहास में इस क्षेत्र को दक्षिणी कौशल भी कहा गया है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बात करें तो पश्चिमी हिंदी हिंदी उपभाषा का सबसे बड़ा उपवर्ग है, जिसका क्षेत्र जो है अंबाला से कानपुर तक, देहरादून से महाराष्ट्र के आरंभ तक विकसित हुआ है। इसकी बोलियां निम्नलिखित हैं। इसकी मतलब कई बोलियां हैं, जैसे आपका ब्रज भाषा हो गया, खड़ी बोली हो गया, बुंदेली हो गया, कन्नौजी, दक्खनी, ये जो है ये आपके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर जो है आपका पश्चिमी हिंदी है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको थोड़ा मतलब आपको ध्यान देना है। पश्चिमी हिंदी में जो है आपका जैसे ब्रज भाषा हो गया, ब्रज बोली जो है आपकी, ब्रज का अर्थ होता है पशुओं या गायों का समूह, चारा गाय, या फिर हम कहें पशुपालन की अधिकता के कारण ये जो क्षेत्र है ब्रज कहलाए। इसकी बोली जो है ब्रज भाषा है। और ये जो ब्रज भाषा है इसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा करी है। इसका जो क्षेत्र है मथुरा, आगरा आदि, मतलब ऐसे जो एटा, ये जो क्षेत्र हैं वो आपके ब्रज भाषा के क्षेत्र हैं। खड़ी बोली के बारे में बात करें तो खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी भी है। कौरवी का प्रयोग राहुल संगतायन ने किया है। भी इसमें सुनीत कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा आदि भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार खड़ी बोली का प्रयोग जो है वो कौरवी किया है। बुंदेली की बात करें तो बुंदेली बुंदेलखंड की बोली है। बुंदेलखंड नाम बुंदेला राजपूतों के आधिपत्य के कारण पड़ा है। और बुंदेली जो है इसके क्षेत्र के बारे में हम चर्चा करी है कि उत्तर प्रदेश के भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं और मध्य प्रदेश के भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बुंदेली भाषा या फिर हम कहें बुंदेली बोली बोली जाती है। अब हम बात करें कन्नौजी की। कन्नौजी जो है कन्नौजी शब्द संस्कृत के कानिकुब्जी शब्द से विकसित हुआ है। कानिकुब्जी यानी कि कानिकुब्जी या फिर हम कहें कन्नौज। कुछ विद्वान जो हैं कन्नौजी को ब्रजभाषा का ही रूप मानते हैं। ग्यर्सन ने इसे अलग बोली माना है। कन्नौज जनपद का पुराना नाम पंचाल था। इसे आपने ऑलरेडी एंसेंट हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। आगे हम बात करें दक्षिणी हिंदी के बारे में। दक्षिणी हिंदी का अन्य नाम है दक्कनी, देहलवी, हिंदवी और गुजरी। दक्षिणी हिंदी के नाम है ये। हैदराबाद में दक्षिणी हिंदी का एक विशिष्ट रूप प्रचलित है, जिसे हैदराबादी हिंदी के नाम से भी जानते हैं। दक्षिणी हिंदी की विशेषताएं, खड़ी बोली के सभी स्वर दक्षिणी हिंदी में मिलते हैं। खड़ी बोली के सभी व्यंजन जो हैं इसमें भी मिलते हैं। इसके अतिरिक्त गा तथा फा जैसी ध्वनियां अधिक मात्रा में दिखाई देती हैं। इसके अंतर्गत धा के स्थान पर ड़ा का प्रयोग करने की प्रवृत्ति अधिक मात्रा में मिलती है, जैसे पड़ा का हो गया फड़ा। ठीक है, तो ये जो है दक्षिणी हिंदी की विशेषताएं हैं। दक्षिणी हिंदी की विशेषताएं हैं। अब हम बात करें हिंदुस्तानी की। हिंदुस्तानी की बात करें तो हिंदुस्तानी शब्द जो है हिंदुस्तानी शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, हिंदुस्तान और ई। धीरेन्द्र वर्मा, गियर्सन आदि विद्वानों का मत ये नाम जो है मतलब ये धीरेन्द्र वर्मा और गियर्सन मतलब ये मानते हैं कि जो हिंदुस्तानी है तो ये नाम जो है हिंदुस्तानी अंग्रेजों ने दिया है। तो जो कि बाबरी में भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रारंभ में ये शब्द जो है हिंदी या हिंदवी का समानार्थी है, लेकिन आगे चल करके इसका अर्थ जो है वो आजकल मतलब उर्दू का प्रयोग किया जाता है, उर्दू में भी देखा जाता है। तो ये जो है हमने बात करी हिंदुस्तानी के बारे में। आज जो है हमने चर्चा करी है जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं उसके बारे में हम बात करी है। जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हिंदी भाषा के विकास के बारे में हम बात करी थी। तो आज का जो सेशन है वो हम यहीं तक रखते हैं। आगे मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। और अगले लेक्चर में जो हम चर्चा करने वाले हैं जो आपके फर्स्ट जैसे आपने सिलेबस में देखा होगा फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत जो जो चीज़ें आपकी आती हैं एग्जाम में तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए सभी को बाय बाय, थैंक यू।